गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था और अपन ने चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो कंप्लीट की थी, ठीक है। और अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या है उसके बारे में बताया था, ये कोष को दर्शाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाती है और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपको मैं ये इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये चौथे कोष के पी जड़ कक्षक में ऊपर की ओर चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन की दिशा ये इलेक्ट्रॉन है। अपन किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं ना, अपन कक्षक को दर्शाते हैं बॉक्स के रूप में, और ये कक्षक मान लो है 4p_z, ठीक है। और इसमें ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसका चक्रण ऊपर की तरफ है। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। आपको ये जो दिया गया है, इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाया गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछ लिए जाएं अपन से, ठीक है। तो देखिए, जो पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे अपन दर्शाते हैं स्मॉल n से। अब ये किसको दर्शाती है? कोष को, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कोष को। तो अपना बताया हुआ है कि आगे जो संख्या लगी होती है, आगे जो संख्या लगी होती है वो ही क्या होता है? कोष का मान होता है, स्मॉल n का मान होता है। तो यहाँ पे 4 है, मतलब कोष कौन सा है? चौथा। तो यहाँ पे स्मॉल n का मान कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे स्मॉल n का मान हो गया 4। तो आगे जो संख्या लगी होती है वही होती है मुख्य क्वांटम संख्या या कोष, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल l से दर्शाते हैं। अब दिगंशी क्वांटम संख्या किसको बताती है? उपकोष को। तो यहाँ उपकोष कौन सा है? आपको दिखाई दे रहा है, p उपकोष है। कौन सा उपकोष है? p उपकोष। तो p उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है 1। s उपकोष के लिए 0 होता है दिगंशी का मान, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, है ना। तो यहाँ पे p उपकोष है तो दिगंशी का मान 1। फिर तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है किसको? कक्षक को, है ना। अब यहाँ कक्षक कौन सा है? pz। कक्षक कौन सा है? pz है ना। अब देखो, आपने बताया था कि दिगंशी और चुंबकीय में ये कनेक्शन होता है।
m बराबर प्लस माइनस l। तो यहां पे p उपकोष है तो l का मान 1, तो m बराबर प्लस माइनस 1, यानी m का मान -1 से लेकर +1 तक होगा। यानी कितने मान आएंगे? 3 मान आएंगे, -1, 0, +1। और p में कक्षक भी कितने होते हैं? 3 ही होते। तो px के लिए -1 होता है, py के लिए +1 और pz के लिए 0। अब यहाँ आपके पास कौन सा कक्षक है? pz है, तो pz के लिए चुंबकीय का मान 0। px होता तो -1, py होता तो +1। चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल s से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये चक्र इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s किसको बताती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक का चक्रण ऊपर की तरफ, उसके लिए s का मान होता है +1/2, और जिसका चक्रण नीचे की तरफ होता है उसके लिए स्मॉल s का मान होता है -1/2। अब आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसका चक्रण है ऊपर की तरफ, है ना, तो इसके लिए s का मान हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बता सकते हो। अब जैसे आपको दे दिया जाए 3dxy, 3dxy के अंदर इलेक्ट्रॉन जिसका चक्रण है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछ ले, तो आगे संख्या लगी है 3, यानी कोष कौन सा है? तीसरा, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो उपकोष कौन सा है? D है। उपकोष कौन सा है? D। तो दिगंशी उपकोष को बताती है, तो दिगंशी D उपकोष है, तो D उपकोष के लिए दिगंशी का मान होता है 2, तो L का मान 2 हो गया। अब कक्षक है dxy, कक्षक कौन सा है? dxy। आपने बताया था m बराबर प्लस माइनस l, ये चुंबकीय और दिगंशी में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे d के लिए दिगंशी का मान कितना है? 2, तो m का मान होगा -2 से लेकर +2 तक। तो कितने मान पॉसिबल हो गए? 5, -2, -1, 0, +1, +2। और d में कक्षक भी कितने होते हैं? 5 ही होते। तो dxy के लिए -2, dyz के लिए -1, dzx के लिए +1, dx2y² के लिए +2 और dz² के लिए 0। आपको यहाँ कौन सा कक्षक दिया है? dxy। तो dxy के लिए चुंबकीय का मान -2, तो यहाँ m का मान हो गया -2, क्योंकि कक्षक है dxy और चुंबकीय किसको बताती है? कक्षक को बताती है। यहाँ dxy कक्षक है तो -2। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का चक्रण दिया हुआ है नीचे की तरफ, है ना, तो नीचे की तरफ चक्रण है, तो चक्रण क्वांटम संख्या s का मान हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान है वो बताए जाते हैं। तो ये आपकी क्वांटम संख्याएं हो गई। अब देखिए
कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम करेंगे अपन। अब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 नियम हैं। तो पहला नियम है हुंड का नियम। अब देखिए हुंड का नियम है वो कब काम आता है, जब अपन को समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हो। समान ऊर्जा वाले, अब समान ऊर्जा वाले कक्षकों को कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। तो समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षकों में हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ किया जाता है। तो देखिए हुंड का नियम क्या कहता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। अपन को बताया एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन यदि अपन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो समान ऊर्जा वाले जितने कक्षक हैं पहले उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए इस नियम से क्या फायदा होता है कि इस नियम से समान ऊर्जा वाले कक्षकों में अधिक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरने पर क्या फायदा होता है कि हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरने पर समान ऊर्जा वाले कक्षकों में अपन को अधिक से अधिक कैसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? यदि किसी कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो वो कैसा होता है? अयुग्मित होता है ना। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से अपन
परमाणु के बहुत से गुणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। अब पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अपन को अधिक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, ठीक है। इसलिए इस नियम को हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है। इसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अब देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अपन को थ्री पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अपन को 3p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है ना। अपन को पता है किसी भी p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। किसी भी p उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 3, px, py, pz। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए? 6। तो किसी भी p उपकोष में कक्षक होते हैं 3 और तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। तो किसी भी p उपकोष में 3 कक्षक होने के कारण उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं, ठीक है। अपन को यहाँ 3p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब अधिकतम 6 भर सकते हैं, है ना। अपन को 4 भरने हैं। तो देखिए ये 3p के 3 कक्षक हो गए, 3px, 3py, 3pz, ठीक है। अब देखिए अपन यहां ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीकों से भरेंगे, ठीक है। एक तो हुंड का तरीका और एक अपना तरीका, ठीक है। जैसे देखिए जैसे मैं मेरे तरीके से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। इधर मैंने मेरा नाम लिख दिया और इधर अपन सही तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी किसके अनुसार? हुंड के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यदि अपन को हुंड का पता नहीं है, यदि अपन को हुंड के नियम का पता नहीं है तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 3p में? अपन को पता है एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो अपन ये 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इन 2 कक्षकों में भर देंगे, 3px में और 3py में। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो अपन को यदि हुंड के नियम का पता नहीं है तो अपन यहाँ 3p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं, जो कि क्या होगा? गलत होगा। ये तरीका क्या है? गलत है, ठीक है ना। अब ये देखो 3p उपकोष के 3 कक्षक हैं, 3px, 3py, 3pz। इनको एक साथ बनाया है, यानी इन तीनों की ऊर्जा क्या है? समान है। इन तीनों की ऊर्जा क्या है? समान है। अब हुंड क्या कहता है? समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए।
उसके बाद में दूसरा बढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में सही इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो ये 3 कक्षक है, तो पहले तीनों में भरिए एक एक, है ना। तो पहले तीनों में एक एक भर दिया। अब आप दूसरा भर सकते हैं। तो ये हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो 3p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका ये है हुंड के अनुसार। ठीक है, तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में आपको इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब अपन ने कहा हुंड के नियम का क्या फायदा है। हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरने पर अपन को अधिक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। देखो अपन ने यहां इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे तो अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ क्या, नहीं, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है। तो इस कंडीशन में अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 0। जबकि अपन ने हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे तो देखो ये तो युग्मित है, एक कक्षक में 2 हो गए, ये एक है एक कक्षक में और ये भी एक कक्षक में एक है, तो ये दोनों क्या है, अयुग्मित। तो हुंड के नियम से यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने पर अपन को कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, है ना। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसके अनुसार, हुंड के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए 3D उपकोष में अपन को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 3D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6। अब देखो किसी भी D उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। तो 5 कक्षक, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में 10। तो किसी भी डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं। अपन को यहां भरने हैं 6। ठीक है, तो देखिए तो ये 3D है, तो 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx2y2 और 3dz2। तो ये 3D के 5 कक्षक हो गए। ये भी 3D के 5 कक्षक हो गए, वही सेम। अब अपन को यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब यदि अब जो 3D के जो 5 कक्षक है इनको एक साथ बनाया है, यानी इन 5 की ऊर्जा क्या है, समान है। अब यदि अपन को हुंड के नियम का पता नहीं है तो अपन 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं। अपन को पता है 1 में 2 भर सकते हैं, तो अपन 6 इस प्रकार से भर देंगे शुरू वाले 3 कक्षकों में, है ना। तो अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा 0। तो ये तरीका गलत है, ठीक है ना। इन 5 डी में अपन 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से नहीं भर सकते, गलत तरीका है ये। अब हुंड के अनुसार सही तरीके से कैसे भरेंगे, पहले 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। 5 में 5 हो गए, अपन को 6 भरने, तो ये छठा आ जाएगा वापस पहले में, 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे, 9वां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे,
है ना, इस प्रकार। तो देखो यहाँ पे अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरे, तो अपन को यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4। ये तो युग्मित है, लेकिन ये 4 क्या है, अयुग्मित, जबकि यहाँ पे 0 प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरे जाते हैं, जिससे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो प्राप्त होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का पहला नियम था हुंड का नियम, जिसके अनुसार अपन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है ना। अगला जो नियम है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।